हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया। तो बच्चों, क्लास 11th चैप्टर नंबर फर्स्ट यहाँ पर रसायन विज्ञान में हमने शुरू कर रखा है, जिसमें बच्चों हमने 9 लेक्चर देख लिए। वो 9 लेक्चर जो है बच्चों आपके ये मान के चल लो कि न्यूमेरिकल में बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो लास्ट लेक्चर जो था बच्चों वो था बीमीय विश्लेषण। क्या था? डायमेंशनल एनालिसिस, कि किस तरीके से जो है एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट किया जाता है। तो आसान तरीका था। इसके बाद बच्चों लेक्चर नंबर 10 है और इंपॉर्टेंट भी है, जिसमें बच्चों हम बात करेंगे रासायनिक संयोजन के नियम, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। किसके नियम? रासायनिक संयोजन के नियम। तो बच्चों यहां पर 5 नियम है। कितने नियम है? 5 नियम। तो उन 5 नियमों को जो हमने पढ़ना है एक एक करके। इस लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि 2 से 3 नियम हो जाए, फिर उसी तरीके से अगला वाला लेक्चर इसके लिए कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो लेक्चर क्या हो जाएगा? बहुत लंबा हो जाएगा। तो बच्चों रासायनिक संयोजन के नियम, पहले हम बात करेंगे कि रासायनिक संयोजन के नियम होते क्या हैं। तो एक्चुअल में जो है यहां पर कुछ नियम है, मतलब बहुत पहले टाइम दिए गए हैं। 17th सेंचुरी हो गया, 18th सेंचुरी, 18वीं या 17वीं शताब्दी में। तो रासायनिक संयोजन के नियम किसे बोलते हैं? तो रासायनिक संयोजन के नियम ऐसे नियम होते हैं बच्चों जो किसी रासायनिक अभिक्रिया को कराने के लिए आवश्यक होते हैं। मतलब जो क्या है, रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न कराने के लिए जो नियम होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? रासायनिक संयोजन के नियम। कि किस तरीके से जो है वहां पर हमारा अभिकारक परिवर्तित होगा, किसमें? उत्पाद में। या फिर बच्चों हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि यौगिक, मतलब किस तरीके से हमारे यौगिक का निर्माण होगा, है ना? परमाणु, अणु या आयन मिलकर के जो है किस तरीके से, किस रेशियो में जो है वहां पर क्या है, किसी यौगिक का निर्माण करते हैं। तो उन सारे नियमों को क्या बोला जाएगा? रासायनिक संयोजन का नियम। तो कहने का मतलब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न कराने के लिए जो है जो नियम होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? रासायनिक संयोजन के नियम। क्या बोला बच्चों? रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न कराने के लिए नियम, संपन्न कराने के लिए नियम। तो 5 नियम है बच्चों। पहला नियम द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ठीक। दूसरा नियम क्या है बच्चों? स्थिर अनुपात का नियम। तीसरा नियम गुणित अनुपात का नियम। चौथा नियम व्युत्क्रम अनुपात का नियम। और 5वां नियम है बच्चों गैलूसेक का गैसीय आयतन का नियम। और छठा नियम भी आता है बच्चों, जो कि क्या होता है? आवोगाद्रो का नियम। तो मेन नियम जो है वो 5 ही है, लेकिन हम यहाँ पर जो है 3 नियम इसमें पढ़ेंगे और छठा नियम आवोगाद्रो का नियम भी। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर 6 नियम कुल पढ़ने। कितने नियम है? 6। तो पहला नियम क्या है बच्चों? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। आपने जो है 9th में भी पढ़ा होगा, 2 नियम होते थे वहां पे। कितने नियम होते थे बच्चों? 2 नियम। एक द्रव्यमान संरक्षण का नियम और एक कौन सा होता था? स्थिर अनुपात का नियम। कौन सा नियम? स्थिर अनुपात का नियम। तो वहां पर हमें जो है 2 ही नियम बताए जाते थे, लेकिन एक्चुअल में यहां पर कितने नियम आ गए हमारे पास? 6 नियम। कितने नियम? 6 नियम। तो पहला नियम हेडिंग डालो बच्चों, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो बच्चों द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो है लेवोसियर ने दिया था। किसने दिया था? लेवोसियर ने। द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो है 1789 में। कब? फ्रांस के रसायनज्ञ। किसने दिया था बच्चों? फ्रांस के
रसायनज्ञ, फ्रांस के रसायनज्ञ कौन थे? एंटवाइन लावुसिए, एंटवाइन लावुसिए, एंटवाइन लावुसिए, या फिर कई बुक में लेवोसिए भी लिखा रहता है, लेवोसिए ने दिया था। तो किसने दिया था? एंटवाइन लेवोसिए। तो बच्चों, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है? नाम से ही पता चल रहा है कि लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, कि जो पदार्थ है, जो क्या है? पदार्थ। अब पदार्थ के पास क्या होगा बच्चों? मास होगा। तो जो द्रव्यमान है वो संरक्षित रहता है। कहने का मतलब पदार्थ को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही पदार्थ को क्या नष्ट किया जा सकता है। तो बच्चों, नियमानुसार क्या है? नियमानुसार पदार्थ को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे अविनाशिता का नियम भी कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं बच्चों? अविनाशिता, द्रव्य का अविनाशिता का नियम, अविनाशिता का नियम भी कहते हैं। तो बच्चों, समझते हैं कि किस तरीके से ये द्रव्य यानी कि पदार्थ को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही क्या नष्ट कर सकते हैं। हाँ, ये कर सकते हैं कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित। तो बच्चों, उदाहरण देखते हैं। सपोज दैट कोई रासायनिक अभिक्रिया X प्लस Y, और ये क्या प्रोडक्ट देता है? P प्लस Q। X प्लस Y जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, ये क्या हो गए बच्चों? रिएक्टेंट। इनको क्या बोलते हैं? अभिकारक। अभिकारक क्या बच्चा? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ। ठीक। P एंड Q क्या हो गया बच्चों? उत्पाद। तो उत्पाद क्या होता है बच्चों? रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बनने वाले नए पदार्थ, उन्हें क्या बोला जाता है? उत्पाद। तो सपोज दैट बच्चों, हम मानते हैं कि जो हमने अभिकारक लिया है, क्या लिया? अभिकारक। 5 ग्राम हमने जो है X की मात्रा ली और 4 ग्राम क्या लिया? Y। तो टोटल कितना हो गया बच्चों? जो हमारा अभिकारक की मात्रा टोटल है वो कितनी हो गई? 9 ग्राम। कितनी हो गई? 9 ग्राम। तो कहने का मतलब क्या है कि पदार्थ को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, लेकिन एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। मतलब यहां पर क्या, जैसे हमने X और Y की अभिक्रिया करवाई, X की मात्रा ली मैंने 5 ग्राम, Y की मात्रा ली 4 ग्राम। तो इन दोनों का जो टोटल है वो कितना अमाउंट ले रखा है? 9 ग्राम। अब आगे जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा बच्चों, वो भी 9 ग्राम ही होना चाहिए। वो हो सकता है कि X हो या ना हो, मतलब इससे मतलब नया पदार्थ बनेगा। यहां पर क्या हो रहा है? एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में चेंज हो रहा है। X और Y किस में कन्वर्ट होंगे? P और
क्यू में। लेकिन जो पी और क्यू बनेगा वो कितना बनना चाहिए, 9 ग्राम टोटल। यहां पर टोटल कितना है बच्चों, x प्लस वाई कितना है, 9 ग्राम। तो आगे भी कितना बनना चाहिए बच्चों, 9 ग्राम ही। अब 9 ग्राम किस तरीके से बन सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे यहां पर 7 ग्राम पी बना और 2 ग्राम क्या बन जाएगा, क्यू, 2 ग्राम क्यू। तो टोटल कितना हो गया, 9 ग्राम। तो कहने का मतलब क्या है बच्चों के, पदार्थ को ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता है, लेकिन एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो नियमानुसार क्या था बच्चों, द्रव्य को ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता है। कहने का मतलब इस ब्रह्मांड में जो पदार्थ की कुल मात्रा है वो क्या रहती है, अपरिवर्तित रहती है। ठीक है, क्या रहती है, अपरिवर्तित। तो कहने का मतलब क्या है बच्चों, जो अभिक्रिया से पूर्व का द्रव्यमान है और अभिक्रिया के बाद का जो द्रव्यमान है वो क्या होगा, बराबर होगा। मतलब कोई परिवर्तन नहीं आएगा। क्या बोला, अभिक्रिया से पूर्व का जो कुल द्रव्यमान है वो बराबर होगा किसके, अभिक्रिया के बाद का द्रव्यमान। मतलब अभिक्रिया जब हो गई तो जो अभिकारक है यहां पर क्या है बच्चों, अभिकारक, अभिकारकों का कुल द्रव्यमान बराबर होगा किसके, उत्पाद के कुल द्रव्यमान के। किसके बच्चों, उत्पाद के कुल द्रव्यमान के। तो कहने का मतलब क्या है कि ये क्या हो गया यहां पर कि द्रव्य यानी कि पदार्थ को ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता है। यहां पर 2 कंडीशन है बच्चों। जैसे मैंने x और y लिया तो हो सकता है कि x y से अभिक्रिया करके टोटल कन्वर्ट हो जाए किसमें, उत्पाद में। क्या बोला, x y से अभिक्रिया करेगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, p और q में। अगर पूरा का पूरा x और y दोनों जो है कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, p और q में। मतलब यहां पर क्या है, जो हमारा अभिकारक है वो उत्पाद में पूर्ण तरीके से परिवर्तित हो चुका है। जो अभिकारक अणु है वो क्या हो चुके हैं, उत्पाद में पूरी तरीके से कंप्लीटली क्या हो चुके हैं, परिवर्तित। तो यहां पर क्या होगा बच्चों, अभिकारकों का कुल द्रव्यमान बराबर हो जाएगा किसके, उत्पाद के कुल द्रव्यमान के। किसके, अभिकारकों के जो कुल द्रव्यमान है वो बराबर होता है किसके, उत्पाद के कुल द्रव्यमान के। तो 2 कंडीशन है। पहली क्या बोली, यदि अभिकारक पूर्णतः उत्पाद में परिवर्तित हो तो अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है, बराबर होता है। इसके बाद बच्चों ऐसा भी हो सकता है दूसरी कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन तो ये है, फर्स्ट कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन क्या है बच्चों की, जो x और y जब अभिक्रिया कर रहे हैं तो हो सकता है कि सारा का सारा x और y उत्पाद में ना बदले, कुछ मात्रा क्या बच जाए, x और y की शेष रह जाए। तो उस केस में क्या हो जाएगा बच्चों, जो अभिकारकों का कुल द्रव्यमान है वो बराबर होगा बने हुए उत्पाद की मात्रा के, और साथ में जो शेष मात्रा है किसकी, अभिकारक की जो शेष मात्रा बच चुकी है उसके। कहने का मतलब क्या है, अभी समझाता हूं, इसको नोट डाउन कर लो। सपोज दैट बच्चों यहां पर मान लो ये x और y था, इन्होंने क्या किया, p और q दिया। p और q तो दिया लेकिन कुछ मात्रा क्या रह गई, शेष रह गई, किसकी, x और y, अवशेष मात्रा है। ये क्या है, अवशेष, जो शेष बच गया।
किसका? एक्स और वाई, एक्स और वाई। तो बच्चों सपोज दैट हमने कितना लिया, ये टोटल ये मान के चलो कि हमने कितना लिया था, 9 ग्राम। अब क्या है बच्चों कि यहां पर मान लो कि ये जो टोटल बना है ये बना है हमारा 7 ग्राम। तो जो शेष बच चुका है वो क्या है, वो 2 ग्राम क्या है, शेष रह गया। तो कहने का मतलब इस केस में क्या हो जाएगा बच्चों, जो अभिकारकों का कुल द्रव्यमान है वो बराबर हो जाएगा बने हुए उत्पाद के द्रव्यमान और अवशेष द्रव्यमान के। किसके? जो अभिकारकों का कुल द्रव्यमान, क्रियाकारकों का कुल द्रव्यमान है वो बराबर हो जाता है किसके, उत्पाद और अवशेष मात्रा के। तो ये क्या है बच्चों, अभिकारकों का कुल द्रव्यमान लिख भी सकते हैं जब पूरी तरीके से उत्पाद में नहीं परिवर्तित हो रहा है। कौन? अभिकारक। तो अभिकारक का 9 ग्राम था, अभिकारक का, अभिकारकों का कुल द्रव्यमान बराबर उत्पाद प्लस शेष, जो मतलब जिसने अभिक्रिया नहीं की, प्लस शेष द्रव्यमान। तो इसको क्या बोला जाता है बच्चों, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। और इस द्रव्यमान संरक्षण के नियम का जो परीक्षण किया था, क्या किया था बच्चों, परीक्षण, साइंटिस्ट हुए हैं लैंडोल्ट। परीक्षण किसने किया था, लैंडोल्ट ने। परीक्षण किसने किया था बच्चों, परीक्षण लैंडोल्ट ने। किसने? लैंडोल्ट ने, लैंडोल्ट ने। जैसे बच्चों हम उदाहरण देखते हैं, रिएक्शन करवाई H2 की किसके साथ, O2 के साथ, और क्या देगा, H2O। तो H2O दे रहा है, कहने का मतलब यहां पर ऑक्सीजन कितना हो गया, 1, और यहां पर कितना हो गया, 2, तो 2H2 ये हो गया। तो अब द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या बोलता है कि जो अभिकारकों का कुल द्रव्यमान है वो किसके बराबर होगा, उत्पाद के कुल द्रव्यमान के। किसके बराबर बच्चों, उत्पाद के कुल द्रव्यमान। मतलब अभिक्रिया से पूर्व का द्रव्यमान बराबर होगा किसके, अभिक्रिया के पश्चात का द्रव्यमान। तो अभिक्रिया से पूर्व ये कितना ग्राम हो गया, टोटल 4 ग्राम। ये कितना हो गया, 16 दूनी 32, और यहां पर कितना होगा टोटल 36 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 36 ग्राम। तो कहने का मतलब क्या है बच्चों, है भी यहां पर 4 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है, 16 दूनी 32 और 4 36। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है ये। किसका नियम है बच्चों, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो कहने का मतलब क्या है कि अभिक्रिया से पूर्व का द्रव्यमान बराबर किसके, बराबर अभिक्रिया के बाद का द्रव्यमान, अभिक्रिया के बाद का द्रव्यमान। तो इस तरीके से बच्चों ये क्या था, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इस पे बच्चों हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं। तो बच्चों द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर ये सवाल है। सवाल क्या बच्चों, 5.85 ग्राम NaCl विलयन को कितने ग्राम AgNO3 के साथ मिलाया जाए कि 14.35 ग्राम AgCl और 8.5 ग्राम NaNO3 प्राप्त हो सके यदि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या हो, सत्य हो, लागू हो। तो बच्चों पहले रिएक्शन लिखते हैं। क्या बोला, AgNO3 की मात्रा निकालनी है NaCl के साथ अभिक्रिया करवा के। तो कहने का मतलब क्या है बच्चों, अगर AgNO3 सॉल्यूशन है, AgNO3 की अभिक्रिया करवाएंगे किसके साथ, NaCl के साथ, क्या बनेगा, Ag के साथ आ जाएगा AgCl और NaNO3। ठीक। तो बच्चों हमें AgNO3 का मान निकालना है, AgNO3 की मात्रा निकालनी है, कितना ग्राम चाहिए। NaCl का दे रखा है, NaCl कितना है, 5.85 ग्राम। AgCl कितना है, AgCl
14.35 ग्राम और NaNO3 कितना है 8.5 ग्राम। तो हमें क्या निकालना है बच्चों AgNO3 की मात्रा। तो मान लो कि AgNO3 की मात्रा कितनी है x ग्राम। कितनी है x ग्राम। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार क्या होता है कि अभिक्रिया से पूर्व का द्रव्यमान कुल द्रव्यमान बराबर होगा किसके अभिक्रिया के बाद के कुल द्रव्यमान। द्रव्यमान संरक्षण नियम से क्या करेंगे x प्लस 5.85 बराबर 14.35 प्लस 8.5 x प्लस 5.85 बराबर 5 और 3 8 पॉइंट लगेगा 8 4 12 22.85 x बराबर कितना आ जाएगा बच्चों 22.85 माइनस 5.85 5 से 5 गया 0 8 से 8 गया 0 और 12 में 7 गया कितना 12 में 5 गया 7 17 ग्राम आ जाएगा। कितना आएगा बच्चों ये आ जाएगा आपका 17 ग्राम। तो कितना AgNO3 की मात्रा चाहिए 17 ग्राम AgNO3 चाहिए होगा। तो इस तरीके से बच्चों ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर सवाल है। इसके बाद बच्चों यहां पर स्थिर अनुपात का नियम देखते हैं। तो बच्चों स्थिर अनुपात का नियम है किसका नियम स्थिर अनुपात लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। तो बच्चों स्थिर अनुपात का नियम जो है 1799 में प्राउस्ट जोसेफ प्राउस्ट किसने दिया बच्चों 1799 में जोसेफ प्राउस्ट ने किसने दिया बच्चों जोसेफ प्राउस्ट। तो बच्चों ये जो नियम है यौगिक में उपस्थित तत्वों के द्रव्यमान के बारे में बताता है। किस चीज के बारे में बताता है नियम यौगिक में उपस्थित तत्वों के द्रव्यमान से संबंधित है। तो नियम क्या है यौगिक में उपस्थित तत्वों के द्रव्यमान से संबंधित है। क्योंकि हमें पता है बच्चों कि जो यौगिक का निर्माण होता है वो किससे होता है तत्वों से मिलकर के है ना। तो तत्वों से मिलकर के हो रहा है किससे मिलकर के तत्वों से मिलकर के। लेकिन उन तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात क्या होता है वहां पर निश्चित होता है। जो यौगिक होता है एक या एक से अधिक तत्वों के जो परमाणु होते हैं उन परमाणुओं के जो द्रव्यमानों का अनुपात होता है वो क्या होता है निश्चित होता है। क्या होता है निश्चित होता है। और नियम भी यही बोलता है। नियमानुसार क्या है कि यौगिक में जो उपस्थित तत्व है उन तत्वों का जो द्रव्यमान है वो क्या होगा निश्चित होगा। कहने का मतलब क्या है कि जो द्रव्यमान तत्वों के द्रव्यमान का जो अनुपात होता है वो क्या होता है स्थिर रहता है। चाहे उस यौगिक को किसी भी विधि से या कहीं से भी प्राप्त किया गया होगा। मतलब जो यौगिक में उपस्थित तत्वों का द्रव्यमान है वो इस बात पर नहीं निर्भर करने वाला है कि वो कहां से बनाया गया है या कहां से प्राप्त किया गया है। तो उदाहरण के लिए बच्चों हम जैसे बात करते हैं कि जल की वाटर की। तो हमें पता है कि जो वाटर है जल का अणु है उसके पास क्या होता है 2 हाइड्रोजन और एक क्या होता है ऑक्सीजन H2O। तो H2O जल में जो उपस्थित तत्व है कौन कौन से है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे 2 आ गया
ऑक्सीजन कितना है, 1, कितना आ गया 16, अनुपात कितना आएगा 1:8। कहने का मतलब बच्चों ये इस बात पर निर्भर नहीं करने वाला है कि इस जल को कहां से प्राप्त किया गया है। पानी चाहे कहीं का भी हो, क्या बोला, पानी चाहे कहीं का भी हो, वो नगुणगाड़ का हो सकता है, वो झील का पानी हो सकता है, वो महासागर का पानी हो सकता है, वो सागर का पानी हो सकता है, समुद्र का पानी हो, हमारी टंकी का पानी हो, गागर का पानी हो, लोटे का पानी हो, उस पानी में जो उपस्थित तत्व है उन तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात क्या होगा, 1:8 ही रहेगा। कहने का मतलब यहां पर ऐसा नहीं होगा कि नगुण गाड़ की जो पानी है, नगुण की गाड़ का जो पानी है उसका सूत्र अलग हो जाए कुछ, या फिर जो पानी हम पीते हैं उसका सूत्र अलग हो जाए, या फिर जो है टिहरी झील का जो पानी है उसका सूत्र अलग हो जाए। ऐसा नहीं होगा। पानी का मतलब H2O, कहने का मतलब H2O में जो है H2O कहीं से भी, वो चाहे हमने लैब से बनाया हो, चाहे हमने कहीं से भी, गाड़ का पानी है, गधेरे का पानी, हम क्या बोलेंगे H2O है, क्योंकि हमें पता है कि वहां पर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का जो अनुपात है वो क्या है 1:8, मतलब उसका जो सूत्र होगा H2O ही होगा। वो तब चाहे हम झील का पानी ले, चाहे टंकी का पानी ले, चाहे किसी भी, मतलब H2O में जो उपस्थित तत्वों का द्रव्यमान है वो क्या है, निश्चित है। वो इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि उसको हमने कहां से प्राप्त किया है, कहां से बनाया है। तो इसे क्या बोला जाता है, स्थिर अनुपात का नियम। नियमानुसार क्या है बच्चों, किसी शुद्ध यौगिक में तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात, नियमानुसार किसी शुद्ध यौगिक में तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात निश्चित होता है, चाहे यौगिक होता है, चाहे यौगिक किसी भी विधि से, किसी भी विधि या स्रोत से प्राप्त किया गया। मतलब इस बात पर निर्भर नहीं करेगा कि हमने किस विधि से बनाया या कौन सा स्रोत जो है प्राप्ति स्रोत था। तो क्या बोला, जैसे क्या लिया हमने, जैसे शुद्ध जल लिया, वाटर, तो शुद्ध जल चाहे तब वो कुएं का जल है, चाहे तालाब का है, चाहे नदी का है, उसमें जो तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात होगा वो क्या होगा 1:8 होगा। ऐसे ही बच्चों में बात करूं जैसे अमोनिया, अमोनिया का जो अणु है उसका सूत्र क्या होता है NH3। तो जो अमोनिया का अणु है उसका सूत्र हमेशा NH3 ही रहेगा। वो चाहे मैं अमोनिया को लैब में बना रहा, चाहे मैं अपने घर में बना रहा, चाहे मैं व्यापारिक विधि से बना रहा, तो वो सूत्र क्या रहेगा, मतलब वहां पर जो नाइट्रोजन होगा वो क्या रहेगा, नाइट्रोजन 14 और 3 हाइड्रोजन, मतलब 3:14 ही रहेगा। क्या होगा बच्चों, 3:14 ही। तो कहने का मतलब क्या है बच्चों, यहां पर जो यौगिक का निर्माण जिन तत्वों से मिलकर के हो रहा है उन तत्वों का जो द्रव्यमान का अनुपात है वो हमेशा निश्चित रहता है। क्या होता है, हमेशा निश्चित रहता है। तो ये क्या था बच्चों, यहाँ पर द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इस बात पर डिपेंड नहीं करने वाला है कि हमने कहां से बनाया, उसे कहां से लाया, उसके साथ क्या किया। हमें इससे मतलब है कि अमोनिया है, हमें इससे मतलब है कि जल है, सीधे सूत्र क्या आएगा जल का H2O, अमोनिया का सूत्र क्या आएगा NH3, क्योंकि हमें पता है NH3 चाहे मैं लैब में बनाऊं, चाहे मैं अपने घर में बनाऊं, चाहे आपके घर में बनाऊं, वहां पर जो है अमोनिया का सूत्र NH3 ही बोलेंगे। चाहे मैं अमोनिया फ्रांस से लाऊं, चाहे मैं अमोनिया ब्रिटेन से लाऊं, चाहे मैं अमोनिया कहीं लंदन से लाऊं, तो कहने को ना अमोनिया का सूत्र क्या बोलेंगे NH3, क्योंकि हमें पता है कि अमोनिया के पास क्या होता है, जो
तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात होता है, कितना होता है 14:3। 14 अनुपात नाइट्रोजन का, 3 अनुपात हाइड्रोजन का। मतलब एक नाइट्रोजन होती है और 3 क्या होता है हाइड्रोजन। तो इसको क्या बोला जाता है बच्चों, स्थिर अनुपात का नियम, जिसको किसने दिया था, जोसेफ प्राउस्ट ने। तो इसके बाद बच्चों यहां पर बात करते हैं गुणित अनुपात के नियम की। किसकी बात करते हैं बच्चों, गुणित अनुपात का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, तीसरा नियम। तो बच्चों लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, गुणित अनुपात का नियम, ये जो है दिया था डाल्टन ने। किसने दिया था, डाल्टन ने। डाल्टन ने दिया था बच्चों 1803 में। कब दिया था, डाल्टन ने 1803 में। और सत्यापन जो किया था बच्चों बर्जीलियस ने। सत्यापन किसने किया था, बर्जीलियस ने। नियम दिया तो किसने था, डाल्टन ने, लेकिन जो सत्यापन किया था वो किसने किया था, बर्जीलियस ने। तो बच्चों नियम क्या कहता है कि नियम के अनुसार क्या है कि जब दो तत्व आपस में मिलकर के एक से अधिक यौगिकों का निर्माण करते हैं, जब क्या बोला, दो तत्व आपस में मिलकर के एक से अधिक यौगिक को बनाते हैं। दो तत्व कितने यौगिक बनाते हैं, एक से अधिक यौगिकों का निर्माण करते हैं। तो एक तत्व का द्रव्यमान जो है दूसरे तत्व के द्रव्यमान से जब संयोग करता है तो इन दोनों का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, गुणन के रूप में होता है। जो अनुपात आता है वो क्या आता है, सरल अनुपात आता है। क्या आता है बच्चों, सरल अनुपात। मतलब जब क्या है, दो तत्व आपस में मिलकर के एक या एक से अधिक यौगिक का निर्माण करते हैं तो एक तत्व के द्रव्यमान का दूसरे तत्व के द्रव्यमान के साथ क्या होता है, संयोजन होता है। लेकिन जो द्रव्यमानों के एक तत्व का दूसरे तत्व के द्रव्यमान से जो अनुपात होगा वो सरल अनुपात होगा। नियम लिख लेते हैं, लैंग्वेज टफ लग रही होगी, समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। किसने दिया नियम, डाल्टन ने। सत्यापन किसने किया, बर्जीलियस ने। नियमानुसार जब दो तत्व मिलकर एक से अधिक यौगिकों का निर्माण करते हैं, जब क्या बोला, दो तत्व आपस में मिलकर के एक से अधिक यौगिक का निर्माण करते हैं तो एक तत्व के द्रव्यमानों, तो एक तत्व का द्रव्यमान दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से, दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करता है जो कि आपस में सरल अनुपात में या गुणित अनुपात में, सरल अनुपात बोल लो या बच्चों गुणित अनुपात, क्या बोला, गुणित अनुपात, सरल अनुपात में होते हैं। ये तत्व क्या होते हैं, एक दूसरे से सरल अनुपात में, जो क्या होते हैं एक दूसरे के सरल अनुपात में, जो कि आपस में सरल अनुपात या गुणित अनुपात में होते हैं। उदाहरण से समझेंगे इसको। जैसे बच्चों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो तत्व है हमारे पास। कौन कौन से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो तत्व। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर के मैं एक से अधिक यौगिकों का निर्माण कर सकता हूं। वो कौन कौन से हो सकते हैं, H2O और H2O2। ये क्या है, जल
और ये क्या है, हाइड्रोजन परऑक्साइड। ये क्या है, हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और H2O2 में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दो तत्वों ने मिलकर के एक से अधिक यौगिक जल और हाइड्रोजन परऑक्साइड का निर्माण कर दिया। तो बच्चों यहां पर क्या है कि एक तत्व का, ये लिखा है ना, जब दो तत्व मिलकर के एक से अधिक यौगिकों का, दो तत्व हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के जल और हाइड्रोजन परऑक्साइड का निर्माण कर रहे हैं, एक से अधिक यौगिकों का निर्माण करते हैं, तो एक तत्व का द्रव्यमान दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करता है। कहने का मतलब क्या है कि दोनों में जो एक तत्व का द्रव्यमान होगा वो निश्चित होगा, फिक्स होगा, एक ही मान होगा। जैसे बच्चों यहां पर देख सकते हैं H2 है और यहां पे भी क्या है, H2। तो मतलब ऑक्सीजन तत्व का द्रव्यमान निश्चित द्रव्यमान, किसके निश्चित द्रव्यमान से, हाइड्रोजन के निश्चित द्रव्यमान से जुड़ रहा है। इसमें मैं बात करता हूं बच्चों, अगर कितना रेशियो आएगा, 2:16। इसमें बच्चों कितना रेशियो आएगा, 2:32। तो यहां पर क्या, एक तत्व ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान है दूसरे तत्व हाइड्रोजन के निश्चित द्रव्यमान से संयोग कर रहा है। हाइड्रोजन यहां पे भी 2 ग्राम है, यहां पे कितना है, 2 है। तो बच्चों यहां पर देखना, जब रेशियो निकालूंगा 1:, क्या आ जाएगा, 8, और यहां पर क्या आएगा, 1:16। क्या आएगा बच्चों, 1:16। तो बच्चों यहां पर क्या बोला जा रहा है कि जो ये तत्व है, जैसे ऑक्सीजन है और ये भी क्या है, ऑक्सीजन, इनका जो अनुपात होता है वो सरल अनुपात होता है। मतलब यहां पर कितना है, 8:, यहां पर कितना है, 16। 8 गुनी कितना हो जाएगा, 16। अरे गुणित अनुपात के रूप में, किस रूप में, गुणित अनुपात। 8 गुनी क्या होता है, 16। 8 ही गुणों में ही तो आ रहा है 16। तो क्या बोला, जब दो तत्व मिलकर के एक से अधिक यौगिकों का निर्माण करते हैं, तो वहां पर क्या है, एक तत्व का द्रव्यमान दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करता है। एक तत्व ऑक्सीजन का द्रव्यमान दूसरे निश्चित तत्व के द्रव्यमान, कौन सा, हाइड्रोजन से संयोग कर रहा है। तो वहां पर ये जो ऑक्सीजन है और यहां पर जो ये ऑक्सीजन है, इन दोनों का जो अनुपात होता है वो भी क्या होता है, सरल अनुपात होगा। मतलब 8 गुनी 16, गुणित अनुपात के रूप में। जैसे बच्चों हम बात करते हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड की, किसकी बच्चों, नाइट्रोजन के ऑक्साइड की। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर के कितने यौगिक बन सकते हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से, दो तत्व है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो एक जैसे N2O, दूसरा NO, ठीक है, तीसरा N2O3, चौथा N2O4, N2O5। तो बच्चों इसको कर लो 2NO। तो यहां पर देखो बच्चों किस तरीके से, यहां पर किस तरीके से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दो तत्व है, दो तत्व मिलकर के एक से अधिक यौगिकों का निर्माण कर रहे हैं। N2O, 2NO, N2O3, N2O4, N2O5। तो N2O3 में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात देखना, सब में नाइट्रोजन कितना है यहां पर 28, ऑक्सीजन कितना है 16, नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन आ गया 28, ऑक्सीजन भी कितना है 32, 2 ऑक्सीजन, नाइट्रोजन N2 कितना है 28, कितना आ गया 16 किया 48, नाइट्रोजन कितना है 28, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 चौको 64, नाइट्रोजन कितना है 28, 16 पंजे 80, 16 पंजे 80। तो कहने का मतलब क्या है बच्चों, जब दो तत्व मिलकर के एक से अधिक यौगिकों का निर्माण कर रहे हैं, N2O, 2NO, N2O3, N2O4, N2O5, तो यहां पर क्या है बच्चों कि एक तत्व का द्रव्यमान, एक तत्व कौन सा ऑक्सीजन, एक तत्व ऑक्सीजन का द्रव्यमान दूसरे तत्व नाइट्रोजन के निश्चित द्रव्यमान से संयोग कर रहा है। दूसरा तत्व नाइट्रोजन 28, 28, 28, 28, 28 निश्चित है सबके लिए, तो उससे संयोग कर रहा है।
तो कहने का मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पर जो ऑक्सीजन अलग अलग यौगिकों में उपस्थित है उनका भी जो अनुपात होगा वो सरल अनुपात होगा। कहने का मतलब यहां देखो, इस पे नजर मारो, ये सरल अनुपात में आएगा। कैसे? एक आ जाएगा 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तीन 48, 16 चौको 64, 16 पंजे 80, 1 अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 4 अनुपात 5। तो अलग अलग यौगिकों में जो उपस्थित ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात है वो कितना आ गया? 1 अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 4 अनुपात 5। जब ये ऑक्सीजन जो है निश्चित नाइट्रोजन के द्रव्यमान से जुड़ी थी। नाइट्रोजन का क्या है? 1 अनुपात 1 ही तो है, सॉरी 1 है सारा, 28 28 28 28 28। तो इस तरीके से बच्चों यहां पर क्या है, गुणित अनुपात का नियम क्या है बच्चों? गुणित अनुपात का नियम। ऐसे यहां पर क्या है, ये था और ये था, तो 1 अनुपात कितना आएगा? 2, 8 दूनी 16। इसे बोला जाता है गुणित अनुपात का नियम। तो आज के लिए बच्चों हमने 3 लॉ देख लिए, किस चीज के? रासायनिक संयोजन के 3 नियम देख लिए हैं। अगले लेक्चर में बच्चों हम अगले 3 लॉ देखेंगे, जिसमें हमारा व्युत्क्रम अनुपात का नियम है, गैल-ऊर्सेक का गैसीय आयतन का नियम है, और छठा जो है अवोगाद्रो का नियम है। तो इस तरीके से आज के लिए इतना ही बच्चों। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।